हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 1। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि लेक्चर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या कवर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो आज का मेन कंटेंट किस पे रहेगा? इलास्टिसिटी पे रहेगा। उम्मीद है आपको ये रिकैप सीरीज पसंद आ रही होगी। हमें ज़रूर लिखिए, बताइए। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का लेक्चर। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर दैट कैन रिमेन हैंग्ड वर्टिकली, जिसे ऊर्ध्व रूप से लटकाया जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, ये इक्वल साइन है, 8 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ स्टील 8 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। और ये कैपिटल जी नहीं है, ये स्मॉल जी है, जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कितनी ली गई है? 10 ली गई है। तो अब देखिए, ये आपको एक रिजिड एंड से हमने एक स्टील वायर को हैंग कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें इस वायर की लेंथ निकालनी है जिससे बिना टूटे लटका रहे। तो यहां पे हमें स्ट्रेस दी गई है। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। पर यहां पर फोर्स क्या है? वेट ऑफ वायर। क्या है? वेट ऑफ वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमने मान लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो स्ट्रेस वेट को आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? mg बाय ए। अब मास तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मास तो दिया ही नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्ट्रेस है आपका mg बाय ए, और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी डिवाइडेड बाय ए। अब आप जैसा कि जानते हैं कि तार का वॉल्यूम, किसी भी तार का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तार की लेंथ एल है, तो वॉल्यूम को लिखा जा सकता है ए इंटू एल। तो यही करना है। तो स्ट्रेस हमारी आ गई, डेंसिटी ए एल जी डिवाइडेड बाय ए। तो ए तो आपका कैंसिल हो गया। तो लेंथ क्या होगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी जी विल बी इक्वल टू लेंथ। तो स्ट्रेस को जब डी जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो चलिए अब लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ क्या है? स्ट्रेस अपॉन डी इंटू जी। चलिए क्वेश्चन स्लाइड पे जाते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 8। डेंसिटी है 8 इंटू 10 टू द पावर 3। 8 इंटू 10 टू द पावर 8। डेंसिटी है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी भी 10 है। तो कट गया, तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर 4 मीटर। इतनी लेंथ वायर की होनी चाहिए, तो वो बिना टूटे हैंग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 टू द पावर 4 मीटर। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। अब मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक मेटल का क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, is subjected to a shearing force of 300 kg force. The top face is displaced through 0.25 centimeter with respect to the bottom. Calculate the shearing
स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। 4 आंसर है। पहला आंसर है 0.25, दूसरा आंसर है 2.5, तीसरा आंसर है 0.025, चौथा आंसर है 0.08। तो चलिए इसको करते हैं। ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, तो आप इन सब चीजों को जानते होंगे। अब क्यूब तो हमें यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक रफ स्केच तो हम बना ही सकते हैं। ये नीचे का जो जनरली बेस होता है ये फिक्स होता है, यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा? फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये जो अपर फेस है ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब मान लीजिए अपर फेस डिस्प्लेस हो गया, इस पोजीशन पे आ गया, और इसी तरह दूसरा पार्ट भी डिस्प्लेस होगा। तो इस तरह से इसमें एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। और अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए डिस्प्लेस होकर ये यहां आ गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस। यहाँ पे हमने अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट तो बता ही दिया। अब शियरिंग स्ट्रेन बेस पर प्रोड्यूस होगी जहां पर वो फिक्स होता है। तो ये देखिए ये शियरिंग स्ट्रेन है, दिस फाई इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। अब आपको दिया हुआ है क्यूब की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो ये कुछ ऐसे होगा, तो 10 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 0.25 सेंटीमीटर। और शियरिंग स्ट्रेन होगी आपकी, शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू फाई। क्योंकि एंगल छोटा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, हम इस एंगल को लिख सकते हैं 10 फाई। और 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर बेस बन गया, अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3, 25 इंटू 10 टू द पावर -3। तो चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इसको डेसिमल में बदल देते हैं, 0.025। तो ये आपकी शेयरिंग स्ट्रेन होगी यहाँ पर, ये रही शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, 0.025। द थर्ड आंसर इज करेक्ट। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैंने पेपर में देखा है कि बहुत बेस लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको भी उन्हीं पर क्या रखना है, ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा केस था जो हमने इसको यहाँ पे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, थोड़ा पढ़ते हैं। अ 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फिक्स टू द सीलिंग, छत से लटकाया गया है 5 मीटर लंबे वायर को। अ वेट ऑफ 10 kg हैंग एट द लोअर एंड, और उसके लोअर एंड पर 10 kg का वेट हैंग कर रहा है 1 मीटर अबव द फ्लोर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट कितना है ये इंपॉर्टेंट है। द वायर वॉज एलोंगेटेड बाय 1 mm, उसकी लेंथ में चेंज होता है 1 mm। द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग इज। तो देखिए यहां पर वो जो वेट कितना है, mg, g को 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 10, तो वेट है आपका 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और लेंथ में चेंज है आपका 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग, अगेन अ बेस कंसेप्ट।
तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी कैन बी रिटन एज एनर्जी स्टोर्ड कैन बी रिटन एज हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। एफ दिया है 10, ये दिया है 10 और ये दिया है 1 mm, मतलब 10 to the power -3। ये आ गया 1/2 इंटू 10 to the power -2, क्योंकि ये 2 जीरो है और इधर कितना है -3 है, तो 1/2 को आप लिखेंगे 0.5 इंटू 10 to the power -2, 0.005। तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड का आंसर आना चाहिए 0.05। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको सुधार ले। तो फिर से चेक कर ले, ये 10 to the power -2 नहीं होगा, ये होगा 10 to the power -1। ठीक है, इसको सुधारा, ये हो गया 1/20, 0.05। तो 0.05 इसका आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर। तो अगेन है बेसिक क्वेश्चन। तो लेक्चर के शुरू में थोड़े बेसिक क्वेश्चन रखे गए, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा वास्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिकैप में रिवीजन पेपर आप जानते हैं सिंपल भी आता है। तो यह रहा आपका बड़ा आसान सवाल था और इसको हमने कर लिया। अब ये रहा आपका अगला सवाल, इसको नोट कर लिया जाए। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सॉरी, देखिए लैंग्वेज दी गई है, 2 वायर है जिनका मटेरियल सेम है, तो उनका यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा? सेम होगा। लेंथ भी सेम है, चलिए ये भी हमने लिख लिया, सेम मतलब बदलती नहीं है। बट डायमीटर आर इन द रेशियो, अगर डायमीटर का रेशियो है 1:2 तो रेडियस का भी वही रेशियो होगा। आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, तो उन्हें एक ही फोर्स से खींचा गया है, तो फोर्स भी क्या है? सेम है। अब जो पूछा गया है वो बहुत अच्छी चीज पूछी गई है। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द 2 वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी इन द रेशियो। तो देखिए पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है वर्क डन, इसका मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम will be half stress multiplied by strain, stress multiplied by strain। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और स्ट्रेस होती है आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम जानते हैं कि वाई क्या होता है, क्यों कर रहे हैं ये भी बताते हैं। वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्ट्रेन को लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई, और वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम सपोज कर लेते हैं भाई कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, यू। तो यू यहां पर हमने स्ट्रेन की जगह कितना लिखना है, स्ट्रेन की जगह लिखना है स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला आ गया हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। अब स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं हाफ, चलिए इसको अब हम अगली स्लाइड पे करेंगे, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा लिखा जाएगा तो दिक्कत जाएगी। तो अब देखिए ये आ गया हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। तो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन
पाई आर स्क्वायर अपॉन वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया एफ स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वाई। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये आपका था स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, स्ट्रेस को लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया मैंने यहाँ पाई आर लिखा है, जबकि ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ी पावर में मेरे को करेक्शन करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत जल्दबाजी में जब सॉल्व करते हैं तो ये गलतियां तो नेचुरल बात है। पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 वाई। अब यहाँ पर दो वायर दिए गए हैं, यहाँ पर कितने वायर दिए गए हैं? दो वायर दिए गए हैं। दोनों वायर पे एक ही फोर्स लगाया जाता है, दोनों का मटेरियल भी एक ही है, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो अब हम इन्हें वन बाय वन दोनों वायर्स के लिए लिख सकते हैं। तो पहले वायर के लिए फॉर फर्स्ट वायर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, मान लीजिए फोर्स एफ है, पाई स्क्वायर R1 टू द पावर 4 वाई। अब सेकंड वायर के लिए हम इसे लिखेंगे हाफ एफ स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 वाई, U1 अपॉन U2 हम डिवाइड कर देंगे, हाफ कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, वाई कैंसिल, तो ये पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड वायर है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा R2 टू द पावर 4 अपॉन R1 टू द पावर 4। पर आपको R1 अपॉन R2 कितना दिया हुआ है? आपको R1 अपॉन R2 कितना दिया हुआ है? 1:2। पर यहाँ पे जो हमने निकाला है वो है R2 बाय R1। तो R2 बाय R1 क्या होगा? 2:1 पावर 4। तो U1 अपॉन U2, ध्यान दीजिए, 2 की पावर 4 16:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16:1। कितना होगा? 16:1। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसे हमेशा रिवाइज करना चाहिए। तो मैं फिर बता दूं कि R1 बाय R2 1/2 दिया था, तो R2 बाय R1 कितना हो जाएगा? 2:1। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो ये कंसेप्ट है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सिंपल भी है, इसे नोट करिए। ओके, आपने इसे नोट कर लिया। अब इसे पढ़ते हैं। वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड वेट W, L लेंथ का वेट कितना है? W, इज अटैच्ड रिजिडली टू ए पॉइंट इन रूफ, छत पर उसके एक सिरे को बांधा गया है। एंड अ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, और उसके निचले सिरे से कितने वेट को हम लटका देते हैं? W1 को। इफ S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिए, S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द स्ट्रेस इन द वायर, तो हमें वायर में स्ट्रेस निकालनी है। कहाँ निकालनी है? द स्ट्रेस इन द वायर एट ए हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड, तो उसके लोअर एंड से 3L/4 हाइट पर स्ट्रेस कितनी होगी? तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वायर है जिसकी लेंथ है, आपकी पूरी लेंथ कितनी है? L है, और इसके निचले सिरे से हमने एक वेट लटका दिया W1, और हमें स्ट्रेस निकालनी है इस पॉइंट पर जो निचले सिरे से 3L/4 डिस्टेंस पर है या हाइट पर है। अगर L में से 3L/4 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा
L बाय 4। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है? स्ट्रेस। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है? स्ट्रेस। और S क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस क्या होती है? टोटल वेट, कितना फोर्स, ये तो W1 लग रहा है। और ये देखिए, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने हिस्से का अगर पूरी L लेंथ का मास, अगर पूरी L लेंथ का मास W है, तो देखिए करके बताते हैं। L लेंथ का मास कितना है? W। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? W बाय L। तो इस लेंथ L बाय 4 का मास कितना होगा? W बाय 4। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत करिए। L लेंथ का मास W है तो L बाय 4 का मास कितना होगा? L बाय 4 का मास कितना होगा? W होगा, W बाय 4 होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस एक तो W1 हो गई, और वायर का एक भार यहाँ पर कितना लग रहा है? W बाय 4, क्योंकि ऊपर लेंथ कितनी है? L बाय 4। W1 बाय 4 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? S। तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू होगी W1, और थोड़ा यहां गलती कर दी जल्दबाजी में लिखने में, तो इसको सही करके लिखेंगे W बाय 4। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। L लेंथ का वेट W है तो L बाय 4 का कितना होगा? W हो बाय 4 होगा। तो यहां पर एक तो W बाय 4 लग रहा है और नीचे ऑलरेडी लग रहा है W1। तो टोटल फोर्स जो इस पॉइंट पर एक्ट करेगा वो कितना होगा? W1 प्लस W बाय 4। तो ये तो हो गया आपका आंसर W1 प्लस W बाय 4S। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इजी सवाल था, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये तो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, इसे नोट किया जाए। चलिए आपने नोट कर लिया, पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज L1 when the tension in it is T1। जब उसमें टेंशन T1 होता है तब उसकी लेंथ कितनी होती है? L1। एंड इज L2 when the tension is T2। और लेंथ उसकी वायर की हो जाती है L2 जब उस पर तनाव टेंशन कितना होता है? T2। द नेचुरल लेंथ ऑफ वायर इज, चार आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर L1 प्लस L2 बाय 2, दूसरा आंसर रूट L1 L2, तीसरा आंसर L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1, चौथा आंसर L1 T2 प्लस L2 T1 अपॉन T1 प्लस T2। अब देखिए, जब भी हम किसी वायर पर टेंशन मतलब फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में क्या होता है? चेंज होता है। तो हम जानते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, पहली चीज। तो यहां से हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो जितना ज्यादा टेंशन का फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा टेंशन का फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ में उतना ही ज्यादा चेंज होगा। तो अब देखिए यहां पर दिया गया है कि द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1 व्हेन टेंशन इज T1। व्हेन टेंशन इज T1, तो हम यहाँ पे एक चीज सपोज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ वायर, नेचुरल लेंथ ऑफ वायर को हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? L। कितना मान लेते हैं? L। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जब L1 क्या होगा भाई? L1 क्या होगा? L तो नेचुरल लेंथ थी प्लस डेल्टा L1। और L2 क्या था? अब देखिए लेंथ L2 हो जाती जब टेंशन कितना लगाते हैं? T2। तो L2 क्या होगा? सीधी बात है L प्लस डेल्टा L2।
तो ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, तीसरा। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, चौथा। अब क्या करेंगे, तीसरे इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए क्यों करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। T2L1 इक्वल टू T2L T2 डेल्टा L1। ये इक्वेशन निकाल लिया आपने, ये 5 लिख दीजिए। इक्वेशन के नंबर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन 4 को आप T1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। T1L2 इक्वल टू T1L प्लस T1 डेल्टा L2। अब ये मान लीजिए ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया भाई, छठा इक्वेशन हो गया। अब पांचवे से छठे को हमें माइनस करना है। T2L1 लेफ्ट हैंड साइड पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस T1L2 T2L प्लस T2 डेल्टा L1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, माइनस T1L माइनस T1 डेल्टा L2 माइनस T1 डेल्टा L2। अब देखिए ये यहां से पहले इक्वेशन पे जाइए, तो इसको अगर हम बारीकी से देखें तो T1 डेल्टा L2 किसके बराबर है, T2 डेल्टा L1 के। T1 डेल्टा L2 और T2 डेल्टा L1 ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर होने का तो इनको मजा भी आना चाहिए, ये दोनों कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा भाई T2L1 माइनस T1L2 और राइट हैंड साइड में बचेगा T2L माइनस T1L, क्योंकि L निकालना है। तो यहां पे नोट करने के बाद ये क्योंकि T2 डेल्टा L1 और T1 डेल्टा L2 बराबर होंगे, इसलिए वो कट जाएंगे। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, T2L1 माइनस T1L2, L कॉमन ले लें, T2 माइनस T1, और L ही हमें निकालना था, L ही हमें निकालना था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, T2L1 माइनस T1L2, L कॉमन लिया तो क्या बचा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बच गया। तो थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, ओके। तो ये डिवाइड हो जाएगा, T2L1 माइनस T1L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू L। ये उसकी नेचुरल लेंथ होगी। दिस विल बी योर आंसर। ये रहा आपका आंसर। देखिए टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, तो T1 अपॉन T2 यह मान लिया। अब कहा गया है कि जब T1 फोर्स लगाते हैं तब लेंथ L1 होती, तो L1 तो बढ़ गई ना, पहले कितनी थी, L थी, तो L1 क्या होगा, L प्लस डेल्टा L1, और L2 क्या होगा, L प्लस डेल्टा L2। इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दो L1 वाले टर्म को, और L2 वाले इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 6 बना लो, 5 से 6 माइनस कर दो। और ये बड़ा ध्यान रखना, ये क्यों कट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। हमने आंसर निकाल लिया है, अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, आपने अब इसे नोट कर लिया होगा। इसे हम पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L, इस पूरी रॉड की लेंथ L है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग यंग्स मॉडुलस Y इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ फोर्स लग रहा है 2F, और ये इस लेंथ तक लग रहा है, और यहाँ फोर्स लग रहा है 3F। द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज, अब 4 आंसर यहाँ दिए गए। तो रॉड की लेंथ कितनी चेंज होगी ये पूछा गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पर y इक्वल टू होता है FL अपॉन A डेल्टा L। तो डेल्टा L जिसे हम एलोंगेशन बोलते हैं वो होगा FL अपॉन AY। तो यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है 2L/3 पर। तो इसके कारण अब इलॉन्गेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये देखते हैं। फोर्स है 3F, लेंथ है 2L/3 अपॉन AY, 3 से 3 कैंसिल, तो ये डेल्टा L हो गया हमारा 2FL अपॉन AY। ये हमारा इलॉन्गेशन हो गया इस फोर्स के कारण, और ये माना गया है कि ये फोर्स है 3F 2L/3 लेंथ पर लगता है। अब ये फोर्स भी इलॉन्गेशन प्रोड्यूस करेगा। जो आपका दूसरा फोर्स है कितना है, 2F है, और वो कितनी लेंथ पर एक्ट करेगा, ये जो लेंथ है ये कितनी है, L/3। तो इस फोर्स के कारण कितना इलॉन्गेशन होगा, कितनी लेंथ बदल जाएगी, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी लेंथ बदल जाएगी, तो y इक्वल टू होता है FL अपॉन A डेल्टा L। तो डेल्टा L की वैल्यू हो गई FL अपॉन AY। अब पीछे जाते हैं, देखते हैं, F है 2F और लेंथ है L/3। F है 2F और लेंथ है L/3 अपॉन AY। तो यहाँ जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा 2FL अपॉन 3AY। तो सबसे पहले हमें दोनों फोर्सेस का इलॉन्गेशन निकालना है। पहले फोर्स का इलॉन्गेशन हम निकाल चुके हैं 2FL अपॉन AY, दूसरे का भी निकाल चुके हैं 2FL अपॉन 3AY। तो टोटल इलॉन्गेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों इलॉन्गेशंस को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 2FL अपॉन AY और ये हो गया 2FL अपॉन 3AY। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम लिया 3AY, तो ये हो गया 6FL और ये हो गया 2FL। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा इसका, 8FL अपॉन 3AY। तो ये इसका आंसर आ गया 8FL अपॉन 3AY। फिर से एक बार देख लीजिए, 8FL अपॉन 3AY, 8FL अपॉन 3AY। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा डिमार्केशन था, ये मैं कर दूं। ये जो फोर्स है ये L/3 पे लगता है और ये फोर्स किस पे लगता है, 2L/3 पे लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा आपका अगला सवाल, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपने अब इसे नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। 4 वायर्स हैं, उनका सभी का मटेरियल सेम है। इसका मतलब उनके लिए यंग्स मॉडुलस जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो सेम होगा। विच ऑफ दीज, ये नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। मतलब लगाया जाने वाला फोर्स भी सेम है। तो जब हम क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं तो यहां दिया हुआ है लेंथ और डायमीटर। 4 अलग अलग वायर दिए गए हैं और उन चारों की लेंथ दी गई है, उन चारों की डायमीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे, y इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लिख सकते हैं πd²/4। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो FL अपॉन πd²/4 इंटू डेल्टा L। तो ये कुछ ऐसा हो गया। y इक्वल टू 4FL अपॉन πd, डायमीटर है, डेल्टा L। तो इलॉन्गेशन का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा 4FL अपॉन 4FL अपॉन πd²। तो इलॉन्गेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है, L/d² पे। तो भाई L/d² से मतलब है लेंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो जिस वायर के लिए लेंथ अपॉन L/d² ज्यादा होगा उसका एलोंगेशन
ज्यादा होगा। अब पहले वायर के लिए लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 0.5 mm। तो फॉर फर्स्ट वायर, फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम L/d² निकालते हैं। अब आप बोलेंगे कि यूनिट नहीं बदल रहे, क्योंकि क्या है कि सभी की यूनिट, सभी में यूनिट्स क्या है, सेम है, 0.5 mm। तो 0.5 mm का मतलब 1/2, तो ये हो गया 200। अब दूसरे वायर के लिए बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे वायर की बात करते हैं। लेंथ है 100, डायमीटर है 1। तो दूसरे वायर के लिए L/d² होगा। लेंथ 100 है, डायमीटर 1 है, तो आंसर आ गया L/d² 100 होगा। अब तीसरे आंसर के लिए देखते हैं। तो तीसरे आंसर के लिए लेंथ 200 है और डायमीटर 2 है। लेंथ 200 है और डायमीटर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 50। अब चौथे वायर के लिए L/d² कैंसिल करते हैं। L है 300, डायमीटर है 3, तो L/d² 300, 3 का स्क्वायर, 300 डिवाइडेड बाय 9, 3 से कैंसिल करिए, 100/3। 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.33। तो हम देखते हैं कि चारों चॉइसेस जो हमें दी गई है उसमें L/d² पहले वायर के लिए सबसे ज्यादा है। पहले वायर के लिए L/d² सबसे ज्यादा है और सबसे कम है चौथे वायर के लिए। सबसे कम है चौथे वायर के लिए, तो इसका एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा जो सही आंसर है इसका, ये फर्स्ट है। अब इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पूछा जा सकता है कि किसका एलोंगेशन सबसे कम होगा। एलोंगेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो। तो ये बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। तो देखिए ये क्वेश्चन आप इसे पहले नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको यंग्स मॉडुलस की थ्योरी और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसे मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी? 2 कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, देयर इज सम चेंज इन लेंथ व्हेन ए 33,000 न्यूटन tensile force is applied on a steel rod of area of cross section 10 to the power -3, ये मीटर स्क्वायर है, माइनस नहीं है। द चेंज ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एलोंगेशन, तो हम कितना टेम्परेचर बदल दें कि उतना ही एलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाए इफ द स्टील रॉड इज हीटेड। तो स्टील रॉड को कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाए, ये 4 ऑप्शन है, जिससे कि जो इलोंगेशन 33,000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करता है वही इलोंगेशन चेंज इन टेम्परेचर से हमें मिल जाए। तो ये कंसेप्ट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये देखिए ये यहाँ थोड़ा सुधार करना पड़ेगा हमें, 1.1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL/A∆L। FL/A∆L। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से हम ये भी जानते हैं कि ΔL को हम क्या लिख सकते हैं, L∝ Δt। तो यहाँ पर हम ये ΔL की वैल्यू रख देंगे, तो y = हमें मिलेगा FL/A∝ Δt। तो देखिए यहाँ पर तो जो आपका अल्फा है ये कट गया, L कट गया। इसके बाद हमें ΔT निकालना है, तो ΔT को हम लिख सकते हैं F/A, और ये y इधर आएगा, AY∝।
तो ये हमने पहले फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी, अब देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। यस, तो डेल्टा टी क्या था, एफ अपॉन ए बाय अल्फा, एफ अपॉन ए वाई अल्फा। टेंसाइल फोर्स दिया गया है आपको 33,000, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर -3, y दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5। तो एक बार और डेटा हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, 1.1 और y दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 11, तो डेटा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 है इसको 11 0 0 0, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर 3, और 11 में से 3 माइनस हुए तो ये हो गया 10 टू द पावर 8 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखिए ये जो आपका 1.1 है, 1.1 ये 11 को 10 बार काट देगा, तो ऊपर हो गया हमारा 10 टू द पावर 4 और नीचे हो गया 10 टू द पावर 3, 8 में से 5 गए 3, तो अब बचा हमारा 10। तो डेल्टा टी का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ये हम थर्ड ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और यहाँ जो करेक्शन किया गया है इसको जरूर आप नोट कर ले। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा सवाल था, मल्टी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल था, और ये जो फॉर्मूला है ये हमने लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, वहां से हमने इसे लिया था। तो ये आपका आंसर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया, अब इसे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज ए मीटर, उसकी लेंथ कितनी है, ए मीटर है। When the longitudinal tension is 4 न्यूटन, जब 4 न्यूटन का हम फोर्स लगाते हैं तो उस डोरी की, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाती है, ए। एंड बी मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन इज 5 न्यूटन, और जब 5 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगाते हैं तब उसकी लेंथ कितनी पाई जाती है, बी। अब पूछा गया है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन इज 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन अगर फोर्स लगाया जाए तो लेंथ कितनी होगी। पहला ऑप्शन a माइनस बी, दूसरा ऑप्शन 5b माइनस 4a, तीसरा ऑप्शन 2b माइनस a बाय 4, चौथा ऑप्शन 4a माइनस 3b। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 न्यूटन, अब मान लें हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पहली चीज जो हमें माननी पड़ेगी वो है, ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, हमने मान ली कितनी, L। ये ओरिजिनल लेंथ, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन में कहा गया कि लेंथ ए होती है जब 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो लेंथ होगी ए। तो ए को हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। एल ओरिजिनल लेंथ है, ए वो तब लेंथ होती है जब हम कितना फोर्स लगाते हैं, 4 न्यूटन का। अब यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से हम जानते हैं y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए वाई, एफ फोर्स है, तो ये हमारा बदल गया एल प्लस एफ एल अपॉन ए वाई। क्योंकि एक ही वायर है तो हम कह सकते हैं कि एल अपॉन ए वाई एक कांस्टेंट है। क्या है ये, एक कांस्टेंट है, इसको आप मान सकते हो के। तो ए इक्वल टू एल प्लस 4k, क्योंकि फोर्स कितना था, 4। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया।
दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब क्वेश्चन कहता है कि लेंथ बी हो जाती है जब फोर्स कितना लगाते हैं, हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। लेंथ हो जाएगी बी, तो बी को हम लिख सकते हैं L प्लस 5K, क्योंकि फोर्स कितना है 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन हम बना चुके हैं, L इक्वल टू A प्लस 4K। अब हमसे पूछा गया है कि उस वक्त लेंथ कितनी होगी जब हम 9 न्यूटन का फोर्स लगा दें। तो भाई ये भी कर सकते हैं। मान लो उस वक्त लेंथ होगी, देखिए लेंथ होगी ए, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा है, तो ये होना चाहिए एक्चुअली A प्लस एल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? A इक्वल टू एल प्लस। अब तब कितनी लेंथ होगी जब हम 9 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 9 के। अब हमें ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, तो सीधी बात है हमें एल डैश को निकालना है। तो जरा आप सोचिए, ये एल डैश को निकालने के लिए आपको एल और के दोनों की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास एल और के दोनों की वैल्यू है तो आप एल डैश को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल प्लस 5 के हम जानते हैं कितना है, बी है। उसी तरह एल प्लस 4 के कितना है, ए है। तो हम माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। 5K में से 4K गया, तो K हमारा आ गया B माइनस ए। तो एक चीज तो हमने निकाल ली, K कितना आ गया, B माइनस ए। यहाँ पर हम रख देंगे। अब हमें और क्या निकालना है K के अलावा? अब हमें K के अलावा L भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन है आपका A इक्वल टू एल प्लस 4K, A इक्वल टू एल प्लस 4K। यहाँ पर हम ये K की वैल्यू रख देंगे। कौन सी वैल्यू रख देंगे? K की वैल्यू रख देंगे, और K की वैल्यू है B माइनस ए। तो A आ जाए, तो A इक्वल टू एल प्लस 4B माइनस 4A। तो ये सारे टर्म्स इधर ट्रांसफर होंगे, ये आ जाएगा 5A माइनस 4B। तो ये L की वैल्यू आ गई, और K की वैल्यू भी आ गई, K की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं, तो बहुत सरल मेथड से हमने इसको किया। हमें एल डैश निकालना है, एल प्लस 9K, एल प्लस 9K। तो एल डैश होगा एल प्लस 9K। तो एल की वैल्यू रख दीजिए 5A माइनस 4B, और K की वैल्यू रख दीजिए B माइनस ए। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एल डैश होगा 5A माइनस 9A, ओपन कर लीजिए, 5A माइनस 4B प्लस 9B माइनस 9A। तो देखिए 9B में से 4B माइनस हुआ, तो एल डैश होगा हमारा, 9B में से 4B माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 5B, और 5A में से 9A माइनस हुआ तो 5B माइनस 4A। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए 5B माइनस 4A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक विशेष प्रकार का प्रश्न है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो 9 न्यूटन का अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तब स्ट्रिंग की, डोरी की नई लेंथ कितनी होगी, 5B माइनस 4A, 5B माइनस 4A। तो ये देखिए इसका सेकंड आंसर करेक्ट है, और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपसे बननी चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, 2 इक्वेशन बनाए और उन दोनों इक्वेशन से एल और के की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद एल डैश इक्वल टू एल प्लस 9K में यहाँ पर एल और के की वैल्यू को रख दिया गया। तो नई लेंथ आ गई 5B माइनस 4A। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ऑर्डनरी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।
पढ़ते हैं वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, तो दोनों के लिए वाई क्या है, सेम है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी। ए की, अब डायमीटर बोले या रेडियस बोले, ए की जो आपकी रेडियस है वो बी की रेडियस का 3 टाइम्स है, तो आर ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर बी एंड ट्वाइस है, सॉरी यहाँ पे हमने 3 लिखा है, 3 नहीं लिखना चाहिए, हमें कितना लिखना चाहिए, देखिए ध्यान से पढ़िए, ट्वाइस द डायमीटर तो 2 आर बी एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी, तो जो ए की लेंथ है वो बी की लेंथ का 3 टाइम्स है, ये आपको गिवन है। इफ द इलास्टिक लिमिट आर नॉट रीच्ड, यदि प्रत्यास्थता सीमा ना प्राप्त हो, व्हेन ईच इज स्ट्रेच्ड बाय द सेम टेंशन, दोनों वायर पर हम सेम टेंशन लगाते हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि दोनों वायर पर हमने एक ही फोर्स लगाया। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए टू दैट इन बी। तो अब हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड का जो अब 4 आंसर है, पहला आंसर है 2:3, दूसरा आंसर है 3:4, तीसरा आंसर है 3:2 और चौथा आंसर है 6:1। हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। दूसरी चीज हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो फोर्स क्या है, सेम है, सेम का मतलब होगा कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं u इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो हम कह सकते हैं u1 अपॉन u2 इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। अगर हम डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकाल लेंगे तो हमारा रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी हम निकाल पाएंगे। अब हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पे आते हैं और वहां से y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल से डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एल अपॉन, उसमें बदल दें रेडियस में। देखिए डायमीटर से कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है डेल्टा एल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेल्टा एल कैन बी रिटन एज एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 को लिखा जा सकता है L1 बाय L2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 का मतलब है A और 2 का मतलब है B, तो LA अपॉन LB, यहाँ से देखिए LA अपॉन LB कितना होगा 3। अब फिर पीछे जाते हैं और देखते हैं RA अपॉन RB, मतलब हम कहना चाहते हैं R1 इक्वल टू 2R2, R1 इक्वल टू 2R2, तो हमने क्या करा, R1 इक्वल टू 2R2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 4R2 स्क्वायर, कैंसल हो गया, तो हमें पता चला कि चेंज इन लेंथ का रेशियो कितना है 3:4। चेंज इन लेंथ का रेशियो कितना है 3:4। फिर हम क्या करेंगे, U1 अपॉन U2 इसको हम यूज करेंगे, तो ये नोट कर लिया आपने। तो U1 अपॉन U2 हमने निकाला था डेल्टा L1 अपॉन
डेल्टा L2, और ये अभी हम निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 3:4, 3:4, 3:4। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, आपका सही ऑप्शन हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये रहा आपका अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। ये भी थर्मल स्ट्रेस पर आधारित क्वेश्चन है। इट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थर्मल स्ट्रेस, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम इसको पढ़ते हैं। अ स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदल दो। मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज हीटेड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, उसे 50 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है। एंड क्लैम्प्ड रिजिडली एट इट्स एंड। तो 50 डिग्री पे गर्म करके उसकी क्लैंपिंग कर दी जाती है, दो रिजिड एंड के बीच में उसको क्लैंप कर दिया जाता है। अभी टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। तो ये आपकी सिचुएशन बन गई। इफ टेम्परेचर ऑफ वायर्स फॉल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, अगर वायर का टेम्परेचर गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, देन चेंज इन टेंशन इन द वायर इज। तो वायर में टेंशन में कितना चेंज होगा। गिवन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील 1.1 into 10⁻⁵ per degree Celsius, and Young's modulus of elasticity of steel is 2 into 10⁻11. 2 into 10⁻11। हम अच्छे से जानते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेस होती है, अब बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। तो जो थर्मल स्ट्रेस होती है, जो टेम्परेचर में बदलाव के कारण डेवलप होती है, तो थर्मल स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं थर्मल फोर्स। स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, थर्मल फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स होगा YA अल्फा डेल्टा T। तो इस फोर्स को निकालने के लिए आपको Y चाहिए, दिया हुआ है। तो y की वैल्यू दी गई है 2 into 10⁻11। एरिया चाहिए, दिया हुआ है 10⁻⁻⁻⁶। अल्फा चाहिए, दिया हुआ है 1.1 into 10⁻⁻⁵। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, इससे हमने माइनस कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.2, और 11 में से 6 की पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵। और तो चलिए इसको थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं। 10 की पावर ले लेते हैं 11, और यहाँ है -6, कितनी है, -6 है, और यहाँ पर है -5। अब 50 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब ये 10 और 2.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। अब आप जानते हैं 10 की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो थर्मल फोर्स होगा 22 न्यूटन का। कितने न्यूटन का थर्मल फोर्स होगा, 22 न्यूटन का थर्मल फोर्स होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सवाल है, और इस तरह के सवाल को हमने बहुत बार एग्जाम में आते हुए देखा भी है।
तो ये सवाल था, इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट तो मार्क कर ही सकते हैं। हमेशा याद रखिए एक बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखिए, ये आपका एक रॉड है, और ये जो रॉड है ये इस तरह से है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे दो रिजिड एंड है, दो दृढ़ सिरे, इनके बीच में आपने इस रॉड को फिक्स कर दिया, क्लैंपिंग कर दी। अगर टेम्परेचर ऑफ रॉड, इफ टेम्परेचर, कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए, मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड, ये रॉड हो गई, इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड चेंजेस, अगर रॉड का टेम्परेचर बदल जाता है, देन हमेशा याद रखिए अ थर्मल स्ट्रेस is produced at the ends of rod, तो रॉड के एंड पर एक थर्मल स्ट्रेस। अब मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका थर्मल एक्सपांशन होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये देखिए क्लैंपिंग है, जब लेंथ बढ़ेगी तो जहां पे ये बंधा हुआ है, क्लैंपिंग की गई है, उनको क्या करेगा, ये दबाएगा एक पर्टिकुलर फोर्स से। तो थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना चाहिए। थर्मल फोर्स का फॉर्मूला जो मैंने अभी यूज किया था इस क्वेश्चन में, YA अल्फा डेल्टा T। और थर्मल फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे को मिलेगा Y अल्फा डेल्टा T, और इसको मैं कह सकता हूं थर्मल स्ट्रेस। तो ये थर्मल स्ट्रेस की जो थ्योरी है ये बड़ी सरल है, सिंपल है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, दिस कैन बी अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहला टॉपिक, इलास्टिसिटी। अगले टॉपिक आएंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हाइड्रोस्टैटिक्स, पास्कल लॉ ऑफ थ्रस्ट, बॉयंट फोर्स। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। तो ये रिकैप सीरीज को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अगले लेक्चर में। अगेन थैंक यू।